उत्तराखंड के सभी 41 माइनर्स का 17 दिन तक लैंडस्लाइड में ज़मीन के अंदर फंसने के बाद सही सलामत बाहर आ जाना। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपने भी 12 नवंबर को हुए इस हादसे के बारे में सुना और पढ़ा होगा। At Silkyara Tunnel and at the mouth of the 17-day nightmare in the darkness of a caved-in tunnel at Uttarkashi. लेकिन आज मैं आपको इस हादसे की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ। चमत्कार होते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ इंसान की मेहनत से, कुछ ऐसे जिनको सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और कुछ ऐसे जो इंसान और भगवान दोनों मिलकर करते हैं। ये भी एक ऐसा ही चमत्कार है। जब अपने अंदर की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है या अपने काम और विश्वास पर 100% भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो हम सभी उस एक सुप्रीम पावर से ताकत मांगते हैं। तब ये याद नहीं आता कि हम उसके किस रूप को पूजते हैं। इसीलिए तो इन माइनर्स की सलामती के लिए एक छोटे से मेकशिफ्ट टेम्पल में, जहां इन सभी वर्कर्स के साथ ही दोस्त और परिवार वाले प्रार्थना कर रहे थे, वहीं उसी मंदिर में एक ऑस्ट्रेलियन ने भी ना सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना की, उनके बच के आने के बाद वहीं ईश्वर को थैंक यू भी बोला। ये ऑस्ट्रेलियन है आर्नोल्ड डिक्स, जिनका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस वीडियो में मैं इनके जैसे ही और भी लोगों के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने इन वर्कर्स को बचाने के लिए हर एक सेकंड को हीरे जैसा कीमती माना और अपनी जी जान लड़ा दी। – 2018 में कैबिनेट ने करीब 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिल्क्यारा बेंड बारकोड टनल बनाने की मंजूरी दी। 2019 में इस टनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इस टनल के साथ साथ एक एस्केप पैसेज भी बनाया जाना है। इसके अंदर धारासू यमुनोत्री सेक्शन भी इंक्लूड है, जिसके बनाने के बाद धारासू से यमुनोत्री का रास्ता करीब 20 किलोमीटर कम हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सरकार के एम्बिशियस 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसी से इस पूरी कंस्ट्रक्शन को फंड किया जाना है। इस टनल के थ्रू यमुनोत्री के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का प्लान है। कहते तो इसे 4 धाम प्रोजेक्ट है, पर एक्चुअली ये उत्तराखंड के 4 ऐसे धामों यानी रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ता है, जिन्हें छोटा 4 धाम कहते हैं। ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल लाखों लोग इस 4 धाम की यात्रा करने आते हैं। इनमें तीर्थयात्रियों के अलावा कांवड़िए और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 44.2 लाख और 2023 में 44.7 लाख लोगों ने इस यात्रा पर गए। इन सभी यात्रियों की कन्वीनियंस और सुरक्षा के साथ साथ ये टनल उत्तराखंड में टूरिज्म बूस्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा इसका एक बड़ा फ़ायदा हमारे देश की सुरक्षा को भी होगा। इन रोड से चाइनीज़ बॉर्डर पर आर्मी क्विकली डिप्लॉय की जा सकेगी। ये हादसा हुआ टनल की एंट्रेंस से करीब 200 मीटर अंदर। उस समय इस टनल में काम कर रहे वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये लैंडस्लाइड हुआ 12 नवंबर को। दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ। उस समय तो यही लगा था कि थोड़ा सा ही हिस्सा गिरा है और इसीलिए बाकी वर्कर्स इमीडिएटली हाथों से रास्ता खोलने की कोशिश पे लग गए। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। मदद के लिए मैसेज भेजे गए। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, सभी ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। एयर कंप्रेस्ड पाइप्स के ज़रिए वर्कर्स को ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी और खाने का सामान पहुंचाया गया। जब हादसों की बात चली रही है तो 1970 में एक हादसा स्पेस में भी हुआ था, स्पेसक्राफ्ट अपोलो 13 के साथ। 3 लोग चांद पर चलने का सपना लिए यहाँ से तो गए, लेकिन चांद पर पैर रख ना पाए। उनका स्पेसक्राफ्ट बुरी तरह डैमेज हो गया। क्या उनका हाल भी कल्पना चावला की टीम जैसा हुआ था? इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने, लिंक दे रहा हूँ, जाकर ज़रूर देखना। जब तक अपनी आँखों से देखोगे नहीं,
और अपने कानों से सुनोगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। अगले दिन यानी 13 तारीख को एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली पाइप के थ्रू वर्कर्स से कांटेक्ट बना लिया गया। तभी सभी वर्कर्स के सेफ होने की खबर पता चली। उसी दिन उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धम्मी भी साइट पर पहुंचे। 14 तारीख तक ड्रिलिंग मशीन और 800 से 900 मिलीमीटर डायमीटर की स्टील पाइप्स साइट पर पहुंचा दिए गए, लेकिन वर्कर्स को बाहर निकालने की अभी तक की सभी कोशिशें नाकाम हो रही थी। जहां से माइन में केव इन हुआ था, वहां से और भी मलबा गिरने की मुश्किलें बढ़ गई। जब पहली ड्रिलिंग मशीन नाकाम रही तो 15 तारीख को दिल्ली से स्टेट ऑफ द आर्ट ऑगर मशीन एयरलिफ्ट करके साइट पर पहुंचाई गई। 16 तारीख को ये एडवांस मशीन असेंबल करके इंस्टॉल की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑगर मशीन के बारे में दे देता हूँ। ऑगर मशीन को हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिगिंग करती है। इसके आगे रोटेटिंग स्पाइरल शेप के हेलिकल स्क्रू ब्लेड लगे होते हैं। ये मशीन चट्टानों और हार्ड सरफेस में सिर्फ होल नहीं करती, बल्कि साथ ही साथ डेब्रीज यानी मलबे को भी बाहर निकालती है। 17 नवंबर तक 24 मीटर तक खुदाई हो गई और 4 MS पाइप इंसर्ट कर दी गई। लेकिन 5th पाइप के समय प्रॉब्लम आ गई। इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट करवा के साइट पर ले आए। तभी टनल से एक बहुत जोर की आवाज़ आई। कहीं टनल और कोलैप्स ना हो जाए, इसकी खुदाई का काम वहीं रोक दिया गया। 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आए हुए ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स ने मिलकर 5 इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए। वर्कर्स को रेस्क्यू करने के ऑल्टरनेटिव मेथड एक्सप्लोर हुए, जैसे कि वर्टिकल ड्रिलिंग। लेकिन ड्रिलिंग उस दिन भी सस्पेंड ही रही। 19 को भी ड्रिलिंग बंद ही रही। उसी दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने भी सिचुएशन को रिव्यू किया। 20 तारीख को PM मोदी ने चीफ मिनिस्टर धम्मी से हालात का जायजा लिया। 12 नवंबर का सूरज अपने साथ नई आशाएं लेकर आया। रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे हुए वर्कर्स की पहली वीडियो रिलीज की। आप ठीक हो? ठीक है। इस वीडियो में पीले और सफेद हेलमेट पहने वर्कर्स खाना रिसीव करते हुए दिख रहे थे। वो आपस में बात भी कर रहे थे। इस वीडियो से रेस्क्यू टीम और ट्रैप वर्कर्स के घर वालों को बहुत हिम्मत मिली। पूरे देश को भी उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसी दिन बालाकोट वाली साइड में एक नई टनल खोदने का काम शुरू हो गया। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता था कि इस अप्रोच से कम 40 दिन लग जाएंगे वर्कर्स तक पहुंचने में। रात में ही NHIDCL ने सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग भी शुरू कर दी। 22 तारीख को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से स्टील पाइप्स 45 मीटर्स तक पहुंच गए। अब सिर्फ 12 मीटर का ही फैसला रह गया था फंसे हुए वर्कर्स तक पहुंचने में। उम्मीद थी कि जल्द ही ये फासला भी तय हो जाएगा। एम्बुलेंसेस स्टैंड बाय पर रेडी थी, लेकिन अचानक एक और मुश्किल सामने आ खड़ी हो गई। देर रात ड्रिलिंग मशीन के सामने कुछ लो की रॉड्स आ गई और ड्रिलिंग तुरंत बंद करनी पड़ी। 23 नवंबर को करीब 6 घंटे लगाकर वो रॉड्स तो हटा दी गई, पर जिस प्लेटफॉर्म पर वो मशीन खड़ी थी उसमें क्रैक्स दिखने लग गए। ऐसे हालात में ड्रिलिंग तो कर ही नहीं सकते थे। सब कुछ ठीक करने के बाद 24 तारीख को इस 25 टन की मशीन को रीस्टार्ट किया और ड्रिलिंग फिर से शुरू हुई। ड्रिल मशीन मेटल गिर्डर में जाकर फंस गई। अगले दिन भी ये मशीन डेब्रीज में ही स्टक थी। अब ऑफिशियल्स को ऑल्टरनेटिव सोचने थे। यहाँ उनके पास केवल 2 ही ऑल्टरनेटिव थे। एक तो ये कि 12 मीटर मैनुअली ड्रिल करें या फिर ऊपर से 86 मीटर ड्रिल करें। 26 नवंबर को 19.2 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की गई ताकि वहाँ से एस्केप के लिए एक ऑल्टरनेट रूट बनाया जा सके। जैसे जैसे ड्रिलिंग होती जा रही थी वैसे वैसे उसमें 700 मिलीमीटर चौड़े पाइप्स डाले जा रहे थे। करते करते पूरा दिन निकल गया। अगले दिन ये डिसाइड हुआ कि आखिरी 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिगिंग के लिए रेस्क्यूअर्स की मदद करने के लिए रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट को लाया जाए। साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती रहे जो 36 मीटर तक पहुंच गई। रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो छोटी सी जगह में डिगिंग कर लेते हैं। इनके बारे में और डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। अभी क्लाइमेक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स ने मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास रच दिया।
ट्यूसडे 28 नवंबर को जैसे जैसे मैनुअल ड्रिलिंग होती रही वैसे वैसे टनल में पाइप इंसर्ट किया जाता रहा। जल्दी ही करीब 7 बजे शाम को 57 मीटर्स का ब्रेक थ्रू पॉइंट आ गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उस स्टील पाइप से नीचे गई और 7 बजे 56 मिनट पर पहले वर्कर्स को स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आई। एक एक करके सभी वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे आर्नोल्ड डिक्स। डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनको दुनिया के अंडरग्राउंड टनलिंग के लीडिंग एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता है। वो एक एडवोकेट, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग प्रोफेसर भी है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया का टनलिंग प्रोफेशनल्स का हाईएस्ट अवार्ड एलन नीलैंड ऑस्ट्रेलियन एशियन टनलिंग सोसाइटी बाय एनुअल अवार्ड दिया जा चुका है। 2022 में उन्हें अमेरिका की नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा कंटिन्यूस वॉलंटरी सर्विस टू द NFPA के लिए कमिटी सर्विस अवार्ड भी दिया गया था। 20 नवंबर को आते ही डिक्स ने हालात का जायजा लिया और काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से पहले सभी लोग अपने घर होंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। डिक्स ने NDTV को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इस ऑपरेशन का की पॉइंट था सॉफ्टली अप्रोच। ऑगर मशीन के इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगाते हुए धीरे धीरे एस्केप होल्स ड्रिल करना। That we should not rush. I'm meaning that you should just consider the most important thing. उनको लगता था कि अगर सॉफ्टली काम किया जाएगा तो किसी भी वर्कर को चोट लगने का खतरा नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों ने इस अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आखिर में सभी वर्कर्स को बचाने का गोल पूरा हुआ। इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत से इंडियन फैंस ने ऑस्ट्रेलियंस को ऑनलाइन भला बुरा कहने की कोई कसर नहीं छोड़ी और ये कमेंट सिर्फ प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं थे। मानता हूँ कि क्रिकेट से हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए। गेम में जीत तो उसी की होगी जो उस दिन उस पल में बेहतर खेल पाएगा। कहना ये चाहता हूँ कि पता नहीं किस रूप में कौन हमारे लिए भगवान की देन बनकर आए। जहाँ एक तरफ कुछ लोग ऑस्ट्रेलियंस पर अपनी हार की भड़ास निकाल रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक ऑस्ट्रेलियन हमारे लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा था। पता है, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन डिक्स को फ़ोन करके इसके बारे में बताया गया और क्या करें ये डिस्कस किया गया। लेकिन जब रेस्क्यू की कोशिश नाकाम होती नज़र आने लगी तो डिक्स को दोबारा कॉल किया और पूछा कि क्या वो आ सकते हैं। डिक्स ने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया और फ़ौरन इंडिया चले आए। इंसानियत इसी को कहते हैं शायद। यह हादसा हुआ टनल की एंट्रेंस से करीब 200 मीटर अंदर। उस समय इस टनल में काम कर रहे वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी। मीडिया में ये भी सुनने को आया है कि आम तौर पर एक शिफ्ट में यहाँ 150 से 200 वर्कर्स काम करते थे, लेकिन उस दिन दिवाली थी, इसीलिए सिर्फ कुछ ही वर्कर्स काम पर थे। अगर वाकई में ऐसा है और अगर उतने वर्कर्स होते उस दिन काम पर, तो इतने ज़्यादा लोग कैसे सर्वाइव कर पाते अंदर। ये सोचकर ही मेरा तो दिल दहल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में लिखा है कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अंशु मनीष खालको का कहना है कि इस टनल में पहले भी करीब 19 से 20 मीटर से लेकर मीडियम लेवल के कोलैप्स हो चुके हैं, पर खालको का कहना है कि ये आम बात है। किसी भी टनल की कंस्ट्रक्शन के टाइम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, पर इस बार बदकिस्मती से वर्कर्स ट्रैप हो गए। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये कोलैप्सेस इस रीजन की चैलेंजिंग जियोलॉजी और सिग्निफिकेंट रॉक डिफॉर्मेशन के कारण हो रहे हैं। इस टनल कोलैप्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 6 मेंबर्स की एक समिति बनाई है। ऐसा कहा जाता है कि इस टनल का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और साथ ही साथ ज़रूरी रिपेयर्स भी की जाएगी। उसके बाद ही फिर इस टनल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। अब बताता हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ और हीरोज़ के बारे में, जिनके बिना इन वर्कर्स को बचाना मुश्किल लगने लगा था। ये है रैट होल माइनर्स। रैट होल माइनिंग है क्या? कौन है ये स्पेशल माइनर्स? रैट होल माइनिंग कोयले को खोदने यानी माइंस से एक छोटी सी जगह से खुदाई करके कोयला निकालने की एक टेक्निक है। इस मेथड में बहुत ही छोटे छोटे पिट्स बनाए जाते हैं जो कभी भी 4 फुट से ज़्यादा चौड़े नहीं होते। माइनर्स छोटे छोटे हाथ से चलाने वाले टूल्स का यूज़ करके ही
खुदाई करते हैं। एक बार जब उनको कोयला मिल जाता है तो उसके बाद वह टनल बनाकर कोयला निकालने लगते हैं। चूहे का बिल देखा है कभी? सिर्फ एक छोटा सा छेद दिखेगा बाहर से, अंदर भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है। और उसी छोटे से छेद को कुरेदते कुरेदते चूहा अक्सर एक लंबी सुरंग सी बना लेता है। इसी फंडे पर रैट होल माइनिंग भी होती है। चूहे के बिल जैसी छोटी सी सुरंग, इसीलिए इसे रैट होल माइनिंग कहते हैं और इनको बनाने वाले वर्कर्स को कहते हैं रैट होल माइनर्स। ये काम बहुत खतरे वाला है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन अक्सर काम की कमी के कारण वर्कर्स इसके लिए तैयार हो जाते थे। यही नहीं, कुछ बच्चे भी इनमें इन्वॉल्व हो रहे थे। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने 2014 में इसे अनसाइंटिफिक कहते हुए बैन कर दिया। फिर भी कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलीगल तरीके से इस माइनिंग और इससे जुड़े हादसों की खबरें आती रही है। 2018 में मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में इलीगल माइनिंग में 15 लोग माइन में पानी भरने की वजह से फंस गए थे। वो ज़मीन से 370 फीट अंदर थे, लेकिन वो सिलक्यारा टनल में फंसने वाले लोगों की तरह किस्मत वाले नहीं थे। 33 दिन की कोशिशों के बाद 2010 और 2080 फीट पर सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही डेड बॉडीज ही रेस्क्यू वर्कर्स को मिल पाई, बाकी सबका कुछ पता नहीं चला। एक और ऐसा इंसिडेंट 2021 में भी हुआ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।